आई होप आप सब हेल्थी हैं और अपना स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द 6th चैप्टर। इट इज़ द 3 ऑर्डर्स। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के सेक्शन जो थे रोमन एम्पायर के अंदर। जो रोमन एम्पायर था, यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी में 3 सेक्शंस थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। वो 3 सेक्शंस क्या थे? फर्स्ट वाज द क्लर्जी, सेकंड वाज द नोबिलिटी एंड थर्ड वाज द पीजेंट्री। हमने सब डिस्कशन किया। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कशन किया था कि जो सोसाइटी था उन्होंने क्या किया था? एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज़ की। उन्होंने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस उनकी इसके अंदर आया। और देन उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उन्होंने किस तरह सोशल और इकोनॉमिक जो रिलेशंस थे विद इन द सोसाइटी, चर्च, नोबिलिटी और पीजेंट्री, इनके बीच में जो रिलेशंस थे सोशल और इकोनॉमिक, वो रिलेशंस को कैसे, जो कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने उनको अफेक्ट किया है। तो हम उन फैक्टर्स को देखा। लैंड यूज़ हो गया, न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स हो गई। अगला टॉपिक आता है कैथेड्रल टाउन्स। आपको एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया था, जिसने कैथेड्रल लिखा था उसका आंसर सही है। कैथेड्रल का मीनिंग होता है जो बहुत बड़े चर्च होते हैं। बिग सिटीज़ के अंदर जो बड़े चर्च बनते हैं उनको कैथेड्रल बोला जाता है, कैथेड्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम देखते हैं सेल्सबरी कैथेड्रल का एक फ़ोटो आएगा, इसके अंदर नीचे लिखा है उसका उन्होंने इधर ये जो कैथेड्रल बना है बहुत बड़ा कैथेड्रल, सही दिख नहीं रहा आपको, बुक में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो सेल्सबरी कैथेड्रल है इंग्लैंड के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल्सबरी कैथेड्रल कहाँ है? इंग्लैंड में। तो वन ऑफ द वेज दैट रिच मर्चेंट स्पेंड देयर मनी वाज मेकिंग डोनेशन टू चर्चेस। फ्रॉम द 12th सेंचुरी लार्ज चर्चेस कॉल्ड कैथेड्रल्स वर बीइंग बिल्ट इन फ्रांस। 12th सेंचुरी में क्या हुआ? इन द 12th सेंचुरी, फ्रॉम द 12th सेंचुरी यानी 12th सेंचुरी में बनना स्टार्ट हुआ। कहाँ बनना स्टार्ट हुआ? फ्रांस के अंदर। कहाँ बनना स्टार्ट हुआ? फ्रांस के अंदर। और उनको क्या बोला गया है? फ्रांस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैथेड्रल बनना कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में। और जो बिग चर्चेस थे उन चर्चेस को क्या बोला जाता है? कैथेड्रल्स। तो व्हाट वर द कैथेड्रल्स? फ्रॉम द 12th सेंचुरी द बिग चर्चेस वर बीइंग मेड और वर बीइंग बिल्ट इन द फ्रांस नॉन एज कैथेड्रल्स। These belong to the monasteries। ये मोनेस्ट्री से बिलोंग करते थे। बट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर कंस्ट्रक्शन विद देयर ऑन लेबर। कुछ लोगों ने अपना दान भी दिया, कुछ लोगों ने मोनेस्ट्री के जो मॉन्क्स होते थे, नन्स होते थे, उन्होंने कैथेड्रल्स बनाए। कुछ लोगों ने अपना दान दिया। और इधर देखो फर्स्ट लाइन इन्होंने क्या बोला? वन ऑफ द वेज दैट रिच मर्चेंट्स स्पेंड देयर मनी वॉज। अब ज़्यादा अमीरों के पास होगा तो क्या करेंगे? अपने इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में जब ज़्यादा पैसा बढ़ जाता था, मनी इंक्रीज़ होता है उनके पास, तो क्या करते हैं? या तो लोग इन्वेस्ट कर देंगे शेयर मार्केट वगैरह में, या क्या करेंगे? बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर पार्टीज़ करेंगे, क्लब्स के अंदर पैसा करेंगे। लेकिन उस समय के लोग थोड़े, कह सकते हैं, थोड़े साफ़ सुथरे टाइप के रिलीजियस पीपल थे। वो लोग क्या करते थे? जब मर्चेंट्स होते थे वो अपना पैसा किधर स्पेंड करते थे? चर्चेस। क्योंकि उस समय उनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी था, तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन के लिए वो क्या करते थे? चर्च के अंदर डोनेट करते। जैसे अपने इंडिया के अंदर जो पुराने राजा किंग्स थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, दे यूज टू स्पेंड देयर मनी टू बिल्ड टेम्पल्स इन इंडिया, एंड द बिग मर्चेंट्स इन द यूरोप दे यूज टू स्पेंड देयर मनी इन द बिल्ट इन द मेकिंग ऑफ द चर्चेस। चर्च बनाने के लिए दान देते थे। तो चर्च कैथेड्रल्स बन गए, इतने बड़े बड़े चर्च बने तो इनको कैथेड्रल्स बोला गया। कैथेड्रल्स वर बिल्ट ऑफ स्टोन। देखो इसको अंडरलाइन करना है। कैथेड्रल्स पर क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट वर द कैथेड्रल्स। अगला वाला जो एग्जाम होगा पॉसिबली आपको रिटर्न एग्जाम होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन द कैथेड्रल्स। तो कैथेड्रल्स क्या थे? वर बिल्ट ऑफ स्टोन, पत्थर के बनते थे। टुक मैनी ईयर्स टू कंप्लीट, और कंप्लीट होने में बहुत साल लगता है। अभी एक रिसेंटली पिछले साल न्यूज़ में आया था, जनवरी में, शायद इसी साल जनवरी में या फरवरी में आया था कि इटली के अंदर एक इतना बड़ा चर्च है जो पिछले 119 ईयर्स से बनता आ रहा है। हाउ मेनी ईयर्स? 119 ईयर्स से, 119 साल से वो चर्च अभी तक बन रहा है। तो बहुत इनको टाइम लगता था। एज दे वर बीइंग बिल्ट द एरिया अराउंड द कैथेड्रल्स बिकम मोर पॉपुलेटेड, एंड व्हेन दे वर कंप्लीटेड दे बिकेम सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। और जब कैथेड्रल्स बन जाते थे तो वो क्या बन जाते थे? तीर्थ यात्रा की जगह बन जाते थे, बहुत बड़े बड़े।
और अगर मान लो कोई बड़ा कैथेड्रल्स बन गया तो उसके चारों तरफ जो होगा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग होने लगेगा, लोग अपना बिजनेस जमा लेंगे। देखो पिलग्रिमेज जहाँ होता है वहाँ पर धीरे धीरे टाउन्स बढ़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कोई सा भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। पहले एक शाहपुरा करते हैं। चलो शाहपुरा अपना जो भीलवाड़ा के अंदर एक टाउन है शाहपुरा, अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। तो शाहपुरा के अंदर राम द्वारा, जो रामस्नेही संप्रदाय है उनका एक पिलग्रिमेज है राम द्वारा। तो वो धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ा राम द्वारा डेवलप किया। तो पहले कहते हैं कि जो शाहपुरा है वो कोई बहुत बड़ी एरिया नहीं था, बहुत छोटी जगह थी, वहाँ पर एक इम्पीरियल सिटी था, इतना बड़ा नहीं था। बट जब वो राम द्वारा बना तो पिलग्रिमेज बन गया। जो रामस्नेही राम धाम वाले लोग हैं वो सब वहाँ जाते हैं और इसलिए धीरे धीरे बहुत बड़ा सिटी हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब ये पिलग्रिमेज बन जाते तो उनके चारों तरफ पॉपुलेशन बढ़ जाती है और साथ ही साथ क्या होता है छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स भी उनके अराउंड बन जाते हैं। कैथेड्रल्स वर डिजाइंड सो दैट priest voice could be heard clearly within the hall where large number of people gathered, and so that the singing by the monks could sound beautiful, and chiming bells calling people to prayer could be heard over a great distance. Stained glass was used for windows. During the day, sunlight would make them radiant for the people inside and in the cathedral, and after sunset the light of candles would make them visible to people outside. The stained glass windows narrated the story in the Bible through pictures which illiterate people could read. देखो पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, हम इसको पूरा समझ लेते हैं। मैं आपको ओरली समझा देता हूँ क्या एक पॉइंट हुए। व्हाट वर द कैथेड्रल्स? यूरोपियन जो लोग थे और स्पेशली इन फ्रांस, उन लोगों के पास जब मनी इन्वेस्ट बढ़ गया तो उन्होंने मनी को क्या किया, इन्वेस्ट किया, स्पेंड किया बड़े बड़े चर्च बनाने में। तो चर्च को वो डोनेशन देते थे। अब डोनेशन उनको देना है तो साथ ही साथ क्या होता था, अब वो डोनेशन किसको देते थे, चर्च बनाने के लिए। जब ये चर्च बनाने के लिए डोनेशन देते तो इनका पैसा लगता था। मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स और जो नन्स होते थे उनको अपना लेबरिंग करना होता था और बाहर के लोग भी लेबरिंग का काम करते थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, चर्च अपना बहुत बड़ा बन गया। और जब ये चर्चेस बहुत बड़े बन गए तो इनको क्या कहने लगा, कैथेड्रल्स। 12th सेंचुरी से कैथेड्रल्स बनना स्टार्ट हुए फ्रांस के अंदर। ये मॉनेस्ट्री से बिलोंग करते थे। अब क्या होता है कि जब कैथेड्रल्स बने तो चारों तरफ की जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा, कैथेड्रल्स के चारों तरफ लोग बहुत ज़्यादा रहते क्योंकि उनका अपना बिजनेस ट्रेडिंग एस्टेब्लिश करना था। तो चारों तरफ क्या होता था, एरिया बहुत बढ़ जाता था। फिर इसके आगे हम देखते हैं कैथेड्रल्स बन गए तो उनके पास वो एरिया तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पिलग्रिमेज बन जाते थे। लोग वहाँ पर यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने, अपनी पूजा वर्शिपिंग करने के लिए उन कैथेड्रल्स में आते थे। बड़े हैं, फेमस हो गए थे। उनके आस पास के छोटे छोटे गांव भी बहुत डेवलप हो गए। किससे बनते थे, स्टोन से बनते थे और उनके बीच में ग्लास लगे होते थे। कौन से ग्लास लगे होते थे? द स्मॉल टाउन्स डेवलप अराउंड देन कैथेड्रल्स वर डिजाइंड स्टेन्ड ग्लास, खींचे हुए बिल्कुल टाइट ग्लास लगे होते, ऐसा नहीं ढीले डाले, बिल्कुल बहुत टाइट ग्लास लगे होते थे। अब ग्लास लगाने का, स्टोन लगाने का क्या होता था कि ग्लास लगाने से क्या होगा कि दिन के अंदर सनलाइट उनके पास आ जाएगी, जिससे उनको ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडी ये लगाने का, इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करते थे, सीधा सनलाइट उनके पास आ जाता था ग्लास लगाने से। और रात में क्या करते थे, कैंडल्स की रोशनी बाहर वाले लोगों को तक पहुंच जाती थी कि हाँ ये क्या है, कैथेड्रल है। तो बहुत सुंदर नज़ारा बनता था। उन ग्लास के ऊपर वो क्या करते थे, जो बाइबल की जो स्टोरीज़ थे उनको पेंट करवाते थे, उनसे सीधा ग्लास से आता तो वो चमकती थी, बहुत रंगीन। अगर आप फोटो देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स होती हैं कैथेड्रल्स में, कभी इंटरनेट पे सर्च करना आप। फिर इसके आगे स्टूडेंट्स क्या होता था कैथेड्रल्स, उसको इस तरह बनाया जा सकता था कि जो प्रिस्ट है उसकी आवाज़ वहाँ बैठे हुए लोगों तक बहुत ईजीली पहुँच सके। जो मॉन्क्स और जो नन्स हैं वो अपना जो वर्शिपिंग जो सॉन्ग गाते थे वो बहुत सुंदर आवाज़ आ सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कमरा है, बहुत उसको एक टेक्निक से बनाया जाता था, खुला बनाया था, आवाज़ बहुत अच्छी आती थी। और ऊपर जो चेमिंग बेल्स, उनके ऊपर बेल्स, घंटियाँ लगी होती थी। वो घंटियाँ ऐसी थी कि बहुत दूर अगर कोई आदमी लग रहा है उसको मालूम पड़ जाए कि हाँ अब प्रेयर स्टार्ट होने वाली है। तो इतना होता था। और उन्होंने क्या किया, मैंने बताया कि उन जो ग्लासेस थे उनके ऊपर क्या लगाते थे, बाइबल की स्टोरीज़ लगाते थे, ताकि जो लोग बाइबल पढ़ नहीं सकते हैं वो केवल सुन के या देख के बाइबल की स्टोरीज़ को समझ सकें। तो ये था कैथेड्रल्स, पूरा अपना कैथेड्रल हो गया। ये देखो फ़ोटो बना हुआ है, ये पूरा कैथेड्रल का जो कांच है इसके ऊपर फ़ोटो बना हुआ है। स्टेंड ग्लास विंडो चार्ट्स कैथेड्रल फ्रांस 15th सेंचुरी।
द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। अब क्या हुआ, हमने देखा 5 to 10 सेंचुरी तक वहाँ पर वार्म सीजन नहीं है यहाँ। फिर क्या हुआ, 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक क्या हुआ, उनका एग्रीकल्चर एक्सपांशन हुआ, इकोनॉमी में एक्सपांशन हुआ, प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। लेकिन जब 14th सेंचुरी है तो फिर कुछ ना कुछ उनके घपला हो गया। दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। बाय द अर्ली 14th सेंचुरी यूरोप्स इकोनॉमिक एक्सपांशन वाज स्लोड डाउन। This was due to 3 factors. यूरोप्स इकोनॉमिक एक्सपांशन स्लो डाउन, उनका एक्सपांड जो इकोनॉमिकली एक्सपांड कर रहे थे, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन करो, चाहे ट्रेड से करो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन करके जैसे भी करना है, वो क्या होता था, एक्सपांशन उनका होता था। तब जब वो एक्सपांशन हुआ तो वो 3 तरीक़ों से हुआ। In the northern Europe, by the end of the 13th century, the warm summers of previous 300 years have given away to bitterly cold summers. अब क्या हुआ कि गर्मी जो थी, जो गर्म गर्मियाँ थी, वो ठंडी गर्मियों में बदल गई। तो पहले हमने देखा 5th सेंचुरी से क्या हुआ था, 5th से 10th सेंचुरी तक कोल्ड विंटर चला, बहुत तेज़ ठंडी थी, केवल वार्म जो सीज़न था बहुत कम आता था, लगभग 1/4 सीज़न या 1/3 सीज़न आता था। फिर क्या हुआ, 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक, लास्ट तक क्या चला, बहुत अच्छा उन्होंने 3 फील्ड सिस्टम लागू किया, प्रोडक्शन बहुत बड़ा, इकोनॉमी एक्सपांशन हुआ, वार्म सीज़न आया। तो हम 3 रीज़न देख रहे हैं। पहला रीज़न है, तो फिर क्या वापस क्राइसिस हुआ 13th सेंचुरी के लास्ट में। लास्ट ऑफ 13th सेंचुरी क्या हुआ, जो कोल्ड था, जो वार्म जो समर था, यानी गर्म जो होती थी गर्मियाँ, वो किस में बदल गई, ठंडियों में। अब ठंड पड़ने लगी, तो बस ठंड पड़ती फसल काम खत्म हो गई, एग्रीकल्चर होगा नहीं। सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस, जो सीज़न जिनमें एग्रीकल्चर होता था, क्रॉप्स होती थी, वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। बाय अ मंथ एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन हायर ग्राउंड, और ऊंची जगह पे। अब क्या होगा कि मान लीजिए, एक मैं आपको फ़ोटो बना देता हूँ, ये है अपना प्लेन ग्राउंड और यहाँ पे अपने पहाड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत इजी होता है, बट इन पहाड़ों पर एग्रीकल्चर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर करना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर हाइट है, तो वहाँ क्या होगी, कोल्ड ज़्यादा है, यहाँ हल्की सी गर्मी होगी, लेकिन अब यहाँ पर भी ठंड आ गई है तो मुश्किल हुआ। स्टॉर्म्स एंड ओशियनिक फ्लडिंग डिस्ट्रॉयड मैनी फार्म स्ट्रीट्स। स्टॉर्म्स आते, बहुत तूफान आते थे, और जो ओशियनिक फ्लडिंग यानी समुद्र में बाढ़ आ जाती थी, तो उन्होंने बहुत सारे फार्म्स जो थे उनको ख़त्म कर दिया, विच रिजल्टेड इन लेस इनकम इन टैक्स फॉर गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, अब जो टैक्स है किसका, इनकम टैक्स है गवर्नमेंट का। इनकम कैसे हो रही है, जो अलग अलग टैक्सेस वो लगाते थे सोसाइटी के ऊपर, उनके लैंड से जो उनको पैसा मिलता था। एक टैक्स यहाँ लगता है स्टूडेंट्स की, पहले क्या होता, ट्रेडिंग होता था, थ्रू द शिप्स होता था, थ्रू द ओशंस होता है। अब मेडिटेरेनियन सी वहाँ पर था, फ्रांस के पास, फ्रांस वाले, ब्रिटेन वाले, स्पेन वाले, इटली वाले, सब लोग क्या, जर्मनी वाले, सब किसके पास में बने हुए। यूरोप है, वहाँ पर सी है, ओशियन है, तो वहाँ से जो टैक्स मिलता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पास करने के लिए, तो वो टैक्स भी बंद हो गया, क्योंकि ओशन में फ्लड आने लग गए, उनकी जो ट्रेड होता था वो ख़त्म हो गया। फिर इसके आगे देखते हैं, द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड बाय फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बिफोर द 13th सेंचुरी हैड लेड टू ए लार्ज स्केल रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स फॉर एग्रीकल्चर, बट इंटेंसिव प्लगिंग had exhausted the soil despite the practice of the 3-field rotation of crops, because clearance was not accompanied by a proper soil conservation। अब उन्होंने वो टेक्निक तो यूज़ कर ली 3-field सिस्टम का, लेकिन उस 3-field सिस्टम के अंदर क्या होता था, कंटिन्यू कोई ना कोई खेत प्लगिंग हो ही रहा है, तो क्या उनकी जो ज़मीन थी वो थक गई। अब एक क्वेश्चन आता है, ज़मीन थकने का मतलब क्या होता है कि सर क्या चल रही थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी, क्या कर रही थी, किस कारण थक गई वो। वाई द लैंड एग्जॉस्टेड, लैंड एग्जॉस्टेड का मतलब होता है जब हम उसके ऊपर प्लगिंग बहुत ज़्यादा कर देते, बार बार ज़्यादा खोदने का मतलब हम बार बार क्रॉप्स वहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हैं, और कल्टीवेशन जब बार बार हो रहा है तो क्या करेगा, ज़मीन का जो फर्टिलिटी है, ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, द लैंड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, वो सब खत्म हो जाते हैं, तो उसका न्यूट्रिएंट्स और जो फर्टिलिटी पावर है वो धीरे धीरे कम हो गया, तो जो लैंड थी वो क्या हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, तो एग्जॉस्ट होगी तो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगी। फिर इसके आगे देखें,
प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन उन्होंने किए। कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन होता है हम मिट्टी का कंजर्व करें, पुरानी मिट्टी को कुछ टाइम के लिए रखें, नई मिट्टी का यूज़ करें, तो ये सब कुछ कंजर्वेशन के अंदर रहता है, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। द शॉर्टेज ऑफ पेस्चरेज रिड्यूस द नंबर ऑफ केटल। अब क्या हुआ कि जो चरने वाली जगह थी वहाँ पर ठंडी पड़ने लगी, गर्मी नहीं रही, तो जो केटल जो थे, भेड़ बकरी गाय वगैरह, इनके नंबर में भी कमी आई, ये भी कम पड़ गए। हम देख रहे क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। क्राइसिस का मतलब होता है कमी होना। तो 14th सेंचुरी के अंदर क्या क्या सोसाइटी में कमी हुई, इसको हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो 14th सेंचुरी में क्या क्या कमी हुई सोसाइटी के अंदर, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 13th सेंचुरी के बाद जो वार्म सीजन था वो कोल्ड में बदल गया, जो फॉरेस्ट जो लैंड था वो कम पड़ गया, एग्रीकल्चर टेक्निक्स के कारण जो लैंड थी वो क्या हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, और जो पेस्चराइजेशन के लिए पेस्चर का जो चराने की जो जमी थी वो ख़त्म हो गई, इसलिए घास ख़त्म हो गई, पेस्चरेज ख़त्म हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर हो नहीं रहा, ठंड पड़ रही, तो उनकी वजह से केटल कम पड़ गए। फेमिन्स आने लगे, बहुत सारे उनके भूकंप आने लगे, फेमिन्स, अकाल पड़ गए। सेवर फेमिन्स हिट यूरोपियन बिटवीन 1315 1317 फॉलोड इन द 1320 बाय द मैसिव केटल डेथ। और इस फेमिन के कारण क्या हुआ, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर मैसिव डेथ हुई, किसकी, केटल्स की। इन एडिशन ट्रेड वॉज हिट बाय ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी, और मेटल मनी का भी ट्रेडिंग खत्म हो गया, कि मेटल मनी कहाँ से, बाहर से आता था, तो उसका भी शॉर्टेज हो गया। बिकॉज ऑफ ए शॉर्ट फॉल इन द आउटपुट ऑफ सिल्वर माइंस इन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। और जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया से जहाँ सिल्वर हमको मिलता था इन ब्रिटिश यूरोपियन वालों को, वो ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रिया और सर्बिया जस्ट जो यूरोप है, फ्रांस है, उसके बीच में पड़ता है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ फ्रांस है, इस जगह जर्मनी है, जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया है, इस साइड में सर्बिया है, यहाँ फ्रांस है, इस जगह इंग्लैंड पड़ता है। तो ये आप लोग देख लें, इंग्लैंड, ई फॉर इंग्लैंड, एफ फॉर फ्रांस, जी फॉर जर्मनी, ए फॉर ऑस्ट्रिया, एस फॉर सर्बिया। तो यहाँ पर क्या थी, इनके लिए माइंस थी, किसकी, सिल्वर की। तो शॉर्ट फॉल हुआ यहाँ पे, माइन से अब निकल नहीं रही थी सिल्वर, तो इनके पास क्या होगा, कमी होगी। द फोर्स गवर्नमेंट टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ द करेंसी एंड टू मिक्स इट विद द चीपर मेटल्स। द वर्स्ट वाज येट टू कम। अब सबसे खराब जो चीज़ हुई थी वो अब आने वाली थी। क्या हुआ, एज ट्रेड एक्सपांडेड इन 13th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी, शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज had started arriving in European ports. Along with the ships came rats carrying the deadly bubonic plague infection, the Black Death. एक टर्म आती है ब्लैक डेथ, क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ब्लैक डेथ, काली मौत हिंदी में बोला जाए तो काली मौत। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा था कि उन्होंने ट्रेड अपना एक्सपांड कर लिया 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी में थ्रू द शिप्स। ओशियन के थ्रू क्या करते थे, यूरोप के अंदर, यूरोप की कंट्रीज़, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, एशिया, वेस्ट एशिया, सब जगह उनका एक्सपांशन चल रहा था, अपना आपको ट्रेड एक्सपांड हो रहा था। साथ में क्या होता था, जो शिप थी ना, उनके अंदर भर भर के चूहे आते थे, चूहे, और चूहों से एक डिसीज़ फैलता है, जैसे अभी कोरोना फैला है चमगादड़ से, कहते हैं चमगादड़ से फैला है, थ्रू द बेट, चमगादड़ से। तो थ्रू द रेट्स there is a disease or pandemic spread all over the world. It is known as plague, bubonic plague नाम आता है इसका, क्या है, bubonic plague infection, इसको बोला जाता है ब्लैक डेथ। इसके बारे में आप पढ़ना, bubonic plague क्या होता है, बहुत ख़राब बीमारी और छुआछूत की बीमारी है। जैसे इन्फेक्ट होता है लोग, जैसे होता है ना ट्रांसफ़र होती वन पर्सन टू दूसरे पर्सन। वेस्टर्न यूरोप रिलेटिवली आइसोलेटेड इन अर्ली सेंचुरी, वर्ल्ड हिट बाय एपिडेमिक बिटवीन 1347 and 1350. द मॉडर्न एस्टिमेट द मोर्टेलिटी इन द एपिडेमिक इज दैट 20% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड होल यूरोप डाइड, विथ सम प्लेसेस लूजिंग एज सच एज 40% ऑफ द पॉपुलेशन। इतना डेडली पैंडेमिक था ये। अभी हम देखें कोरोना जो है बहुत बुरी बीमारी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना पॉपुलेशन है, लगभग 800 मिलियंस, यानी बोला जाए तो 8 बिलियन इन क्या पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, 8 बिलियन पीपल। उनमें से लगभग 5 to 10 lakhs लोगों की डेथ हुई होगी, ये हम अप्रॉक्स लगा सकते हैं।
और उस समय क्या हुआ स्टूडेंट्स कि यूरोप जो था उसका 20%, होल यूरोप का 20%, यानी जहाँ 100 लोग थे वहाँ 20 लोग मर गए। 1000 में से 200 लोग, 1 लाख में से 2000 लोग, और अमाउंट फ्रॉम द 1 करोड़ इट इज़ द 2 लाख पीपल, 2 लाख लोग केवल 1 करोड़ लोगों में से मर गए, डेड ड्यू टू द पेंडेमिक यूबोनिक प्लेग। 3047 से 3050 विद इन 3 ईयर्स कितने लाख, बहुत 20% पॉपुलेशन। और कहीं कहीं ये पॉपुलेशन जो मॉर्टिलिटी था वो कितना था, 40% इसका मॉर्टिलिटी था। हाउ मैनी अ वैलियंट मैन, हाउ मैनी फेयर लेडीज ब्रेकफास्ट विद देयर किनफॉक एंड सेम नाइट supped with their ancestors in the next world। खूब सारे लोगों ने, कितने सारे लोगों ने उस रात को खाना खाया, खाना पीना खाया है, नाइट्स किया, और अगली रात को उसी रात को अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के पास पहुंच गए। द कंडीशन ऑफ द पीपल वाज pitiable to behold। They sickened by the thousands daily and died unattended and without help। Many died in the open street, others dying in their houses, made it known by the stench of their rotting bodies। Consecrated churchyards did not suffice for the burial of the vast multitude of bodies which were happened heaped by the hundreds in the vast trenches like goods and sheep। तो ये सब उन्होंने बताया कि इतने सारे लोग मरे, कुछ लोग घरों में मरे, कुछ लोग सड़कों पर मरे, और चर्च का जो एक कोर्ट था उसके अंदर इतनी जगह नहीं थी कि उन लोगों को बरी किया जा सके। एज ट्रेड सेंटर सिटीज़ वर हार्डेस्ट हिट। और जहाँ ट्रेडिंग होती थी ज़्यादा, जहाँ सिटीज़ थी, क्योंकि वहाँ से ट्रेडिंग का सारा सामान, अब गाँवों में तो ट्रेडिंग होता नहीं था, जहाँ ट्रेडिंग होता था सिटीज़ में, वहाँ क्या हुआ, इसका जो ब्यूबेनिक प्लेग था इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। In enclosed community like monasteries and convents, when one individual contracted the plague, it was not long before everyone did। जैसे कोरोना होता है ना कि घर में एक जने को हो गया तो पूरी फैमिली कोरोना में चली जाएगी, वैसे ही सिमिलरली प्लेग में हुआ कि मोनेस्ट्री के अंदर, सोच लीजिए, और मोनेस्ट्री और कन्वेंट्स के अंदर अगर इफ वन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द प्लेग, देन होल विल अफेक्टेड ऑल्सो। सब लोग अफेक्ट हो जाएंगे, एक को हुआ नहीं। एंड इट ऑलमोस्ट एवरी केस नन सर्वाइव। और लगभग हर केस में कोई नहीं बचा, सब मरे हैं, कोई नहीं बचा। नो, कोरोना में तो कह रहे हैं कि 0.1 या 1% इसका मैक्सिमम माना जाए तो 2% इसका मॉर्टेलिटी रेट, यानी 100 में से 2 लोग मरेंगे। यहाँ 100 में से 20 मर रहे हैं, 1 करोड़ में से 20 लाख लोग मर रहे हैं, और इसका मॉर्टेलिटी रेट 20% और कहीं कहीं तो 40% था। और जब किसी को प्लेग हो गया तो नहीं बचेगा, 100% डेथ है उसका। इसके आगे हम देखते हैं, द प्लेग टुक इट वर्स्ट टोल अमॉन्ग इन्फेंट्स, द यंग एंड द एल्डरली। और सबसे ज़्यादा उन्होंने एल्डर लोगों को, यंग लोगों को, इन्फेंट्स को किया। देयर वर अदर रिलेटिवली माइनर एपिसोड ऑफ प्लेग इन 3060s, 3070s। द पॉपुलेशन ऑफ 73 million in 300 to reduce to 45 million in 1400। 30 लाख लोग, 30 लाख नहीं, 3 करोड़ लोग। यूरोप का पॉपुलेशन था 7.3 करोड़। हाउ मैनी, 7.3 करोड़ इन द 1300। कितना पॉपुलेशन था, 1300 में कितना था, 73 मिलियंस। और 45 मिलियन कब रह गया, 1400 में। तो कितना चला गया, अप्रोक्स 30 मिलियन, यानी 7 करोड़ में से 3 करोड़ लोग चले गए। तो लगभग 40% पॉपुलेशन ख़त्म हो गया। कितना, 40% पॉपुलेशन ख़त्म हो गया ड्यू टू द प्लेग। और प्लेग भी अलग अलग टाइम पे आए थे, बहुत अच्छा। तो ये क्राइसिस पढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्राइसिस किस किस में हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर क्राइसिस हुआ है, जो ट्रेडिंग होता था उसके अंदर क्राइसिस हुआ है, और सबसे मेन क्राइसिस किस में हुआ है, पॉपुलेशन में क्राइसिस हुआ है। दिस कैटास्ट्रॉफे combined with the economic crisis caused immense social dislocation। Depopulations resulted in a major shortage of labor। लेबर की शॉर्टेज हो गई, इतना लोग मर गए तो लेबर कहाँ से लाएंगे वो, क्योंकि सब लोग लेबर्स कहाँ मिलते हैं। देखो गाँवों के अंदर तो फार्मर्स एंड पीजेंट्स मिल जाएंगे हम लोगों को, और वो लोग वहीं खेती करेंगे, बट द लेबर्स वर फाउंड इन द सिटीज़ एंड ट्रेडिंग सेंटर्स। सब वहीं मर गए तो और नए लेबर कहाँ से लाएंगे, और लोग जाना नहीं चाहते इसके कारण। सीरियस इम्बेलेंसेज वर क्रिएटेड between agriculture and manufacture।
बिकॉज देर वॉज नॉट इनफ पीपल टू इंगेज इन बोथ इक्वली. एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कहीं लोग नहीं मिले. प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप्ड एज देर वर फ्यूअर पीपल टू बाई. और जो एग्रीकल्चर की जो रेटें थी बहुत ज़्यादा गिर गई और बहुत कम लोग थे जो उसको खरीद पाते थे. वेज रेट्स इंक्रीज बिकॉज द डिमांड ऑफ लेबर. अब लोगों ने क्या किया, अपना मान लो कि डिमांड है कि जहाँ हमको लोग नहीं मिल रहे, मान लीजिए इफ़ वी आर ईगर टू फाइंड पीपल्स टू डू लेबर लाइक यूरोपियंस, सो तो उनको क्या था स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक तरफ 10 लोग हैं, उन 10 का आपने डेली वेजेस देख रखा है कि 100 रुपये उनको पर डे देना, 100 रुपीज़ पर डे, 10 पीपल. अब उनमें से 7 लोग मर गए, बच्चे 3 लोग, और तीनों ने केस रख दिया कि अब हमको 100 रुपये में दोगे, अब आपके पास लोग नहीं, तो तीनों को रखने के लिए उनको हायर कॉस्ट पर 300 रुपये पर डे देना पड़ेगा. तो लोगों की जो वेजेस थी उनमें इंक्रीज़ हो गई. पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर का जो लेबर था इसमें रोज इन इंग्लैंड बाई एज मच 25%, 250% बढ़ गई लोगों की आफ्टर मैथ ऑफ ब्लैक डेथ. ब्लैक डेथ क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक डेथ? तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक डेथ? ब्लैक डेथ वाज द ए Europe spread or the nation spread pandemic, we can call it pandemic disease, name is bubonic plague. कब आया था ये? It came in 1347 से 50 के अंदर. कहाँ आया? यूरोप में. और लगभग कितना 30 to 40% जो पॉपुलेशन था वो ख़त्म हो गया और वेजेस बढ़ गए. ब्लैक डेथ. द सर्वाइविंग लेबर फोर्स कुड नाउ डिमांड ट्वाइस देयर अर्ली वेजेस. उन्होंने अपनी डिमांड कर दी डबल करो. इसके आगे अपन देखते हैं सोशल अनरेस्ट. द इनकम ऑफ लॉर्ड वाज दस बेडली हिट. अब सोशल अनरेस्ट किया. अब क्या हुआ कि क्राइसिस आया तो जो लॉर्ड्स थे उनकी जो पैसा थी, उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो कमाई थी ख़त्म हो गई. इट डिक्लाइंड एज एग्रीकल्चर प्राइसेस केम डाउन एंड wages. In desperation, they tried to give up the money contrast they had entered into a revived labor service. This was violently opposed by peasants, particularly the better educated and more prosperous ones. In 1323, peasants revolt in Flanders. अब उनको प्रेशराइज्ड करने लगे कि लेबरिंग ज़्यादा करो. पीजेंट्स को कहा कि ज़्यादा काम करो, हमको सैलरी चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका लाइफ प्रेस्टिजियस होता है. रोज़ 50,000 की वो क्या कर रहे थे, मान लीजिए कोई एक रिचेस्ट पर्सन है, बहुत रिच पर्सन है, वो डेली का क्या करता है, अपने ऊपर डेली 50,000 50,000 का अपने ऊपर डेली वो खर्चा करता है. अब उसका इनकम का सोर्स ख़त्म हो गया, उसका बिजनेस डूब गया, लेकिन उसकी नेसेसिटी 50,000 की बनी रहेगी क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है. ही वॉज एडिक्टेड टू स्पेंड 50,000 रुपीज़ ऑन पर डे. अब वो एडिक्शन ऐसे नहीं छूटता है. तो वो एडिक्शन को करने के लिए क्या करेगा, अपना जो बचा कुचा धंधा है उसमें लेबर्स को बोलेगा ज़्यादा काम करो. प्रोटेस्ट फिर क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा करो. अब ऐसे करें, प्रेशर डाला जाएगा तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ. कब हुआ? 1323, 1358, 1381 फ्रांस में, फ्लैंडर्स में 1323, 1358 में फ्रांस में, 1381 में इंग्लैंड में. थ्रू दिस रेबेलियंस वर रूथलेसली क्रश्ड. और इन रेबेलियंस को बिल्कुल बुरी तरीके से रूथलेसली ख़त्म कर दिया गया. It is significant that they occurred with the most violent intensity as those areas which had experienced the prosperity of economic expansion. A sign that peasants were attempting to protect the gains they had made in previous centuries. Despite the severe repression, the sheer intensity of peasants' opposition ensured that the old feudal relation could not be imposed. The money economy was too far advanced to be reversed. अब सब कुछ रिवर्स होने लगा है. इसके आगे अपना टॉपिक आता है पॉलिटिकल चेंजेस. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. पॉलिटिकल चेंजेस हमारा लास्ट टॉपिक होगा. ट्राई करेंगे हम इसको, पॉलिटिकल चेंजेस को हम ख़त्म करें. अगला मैं जो टॉपिक होगा उसको मैं अपने हिसाब से पीपीटी में आपको प्रेजेंट करवा दूंगा. मेन टॉपिक्स को समझाएंगे. इसके नोट्स होंगे जो चैप्टर ख़त्म होते हैं आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे. डोंट वरी,
स्टूडेंट्स मीट यू नेक्स्ट क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना बहुत बढ़ रहा है भीलवाड़ा में, तो आप लोगों से यही आशा की जाती है कि आप अपने घरों पर बने रहेंगे और ऐसे ही सरकार और स्कूल का सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम स्टे सेफ।